चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा संविधान है क्या। हमारा जो संविधान की बुक है उसमें है क्या। हमारा संविधान की बुक में 22 भाग है और उन 22 भाग में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 4+1 परिशिष्ट है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे संविधान है वो एक किताब है, वो एक बुक है मैथ की। उस मैथ के बुक में 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर हैं। और जो ये अनुच्छेद है दोस्तों उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का 1.1, 1.2 इस तरीके से मिला के 22 चैप्टर में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भाग 1, भाग 2 और टाइम रहा तो भाग 3 की। भाग 1 में 1 से 4, भाग 2 में 5 से 11, भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद शामिल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से 35 तक। भाग 1 जो है दोस्तों हमारा वो कहता है संघ और उसके क्षेत्र। संघ से मतलब है हमारा यहाँ पे राज्य। ठीक है, भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद शामिल है। तो चलिए दोस्तों एक के बाद एक अनुच्छेद समझते हैं कि अनुच्छेद क्या कह रहे हैं। भाग 1 के भाग 1 जो है वो कहता है भारत राज्यों का संघ है। जो हमारा प्यारा भारत है दोस्तों वो सभी राज्यों को मिलाकर एक भारत बनता है, वो आर्टिकल 1 में लिखा गया है। आर्टिकल 2 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 हमारा बताता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश यानी कि दोस्तों अगर के हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, अगर के बाहर किसी और देश से हमारे देश में अगर के कोई राज्य जुड़ता है तो वो आर्टिकल 2 में लिखा गया है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था 1974 में, 1974 में सिक्किम को, उसमें क्या हुआ दोस्तों? सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। वो पहले भारत का राज्य नहीं था सिक्किम, लेकिन 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों हमारा? अनुच्छेद 3 कहता है भारत की सीमा में नए राज्यों का बनना। भारत की सीमा में नए राज्य का बनना। जैसे कि दोस्तों हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं वो राज्य अगर के चाह रहे हैं कि हम अलग राज्य बनेंगे, जैसे कि हाल ही में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर अगर के
एक राज्य था, लेकिन उसको बीच में से अलग कर दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों यहाँ पे अगर क्या आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो मैं आपको साइड में स्क्रीन के अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 1, 2 और 3, जो ये हमारा था अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 2 था भारत में नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 था भारत की सीमा के अंदर नए राज्य बनना। वो तीनों अनुच्छेद का पालन करने के लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, उसे केवल एक बिल पर बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा भाग 1 के बारे में। भाग 2, भाग 2 जो है हमारा दोस्तों, उसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है। भाग 2 जो है हमारा वो नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 में कुछ नहीं है दोस्तों ज़्यादा, बस खाली नागरिकता की परिभाषा दी गई है, नागरिकता की परिभाषा दी गई, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 6 है जो है वो कहता है कि विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत यानी कि इंडिया आने वालों की नागरिकता के विषय में, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 6 है दोस्तों, वो जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था 1947 में, तब ये अनुच्छेद उसके लिए बनाया गया था कि पाकिस्तान से जो नागरिक भारत आएंगे उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 7 कहता है विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 7 में। एमसीक्यू में पूछा जाता है दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत जाने वाले नागरिकों के लिए किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो अनुच्छेद 6, और इंडिया से पाकिस्तान अनुच्छेद 7। ठीक है, अनुच्छेद 8 जो है वो कहता है भारत के मूल लोगों के लिए प्रावधान, भारतीय मूल के लिए प्रावधान, या भारतीय मूल का मतलब है दोस्तों एनआरआई। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंस इंडियन, जो लोग भारतीय हैं लेकिन रहते विदेश में हैं, उनके लिए प्रावधान, वो आर्टिकल 8 में दर्शाया गया। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, नोट कर लेना। अनुच्छेद 9 कहता है नागरिकता निलंबन। नागरिकता निलंबन मतलब जो देशद्रोही होता है, देश से निकाला होता है, जिसको देश से निकाल देते हैं, वो इस आर्टिकल में प्रावधान में दर्शाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता का अधिकार। ये जो है हमारा आर्टिकल, जो नागरिकता का अधिकार है, वो आर्टिकल 10 में दर्शाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 11 में संसद को अधिकार है
संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता कानून में संशोधन कर सकती है, ठीक है। जो हमारे संसद है उसको ये पावर दिया गया है कि वो आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता कानून में संशोधन कर सकती है, ठीक है। भाग तीन जो दोस्तों हमारा मूलभूत अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद शामिल है, ठीक है दोस्तों। जो भाग 3 लिया गया है वो भाग 3 है हमारा वो यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। भाग 3 जो हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों, उसका प्रथम मौखिक मांग जो है वो एनी बेसेंट ने किया था। ये एमसीक्यू में आता है, नोट कर लेना। एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। प्रथम लिखित मांग जो है दोस्तों, लिखित मांग वो किया था मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। चलो अब 1 बाय 1 समझते हैं। आर्टिकल 12 जो है हमारा वो परिभाषा बताता है खाली, इसमें भी ज़रा कुछ है नहीं, आर्टिकल 5 की तरह, ठीक है। आर्टिकल 13 जो है हमारा अनुच्छेद 13 वो संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार की मूल संरचना को परिवर्तन किए बिना संशोधन कर सकती है, ठीक है। संशोधन कर सकती है। जो दोस्तों हमारा संसद है वो संसद को मूल अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार संरचना को परिवर्तन किए बिना संशोधन कर सकती है, ठीक है। संसद को यह पावर दिया गया है, यह आर्टिकल 13 में दर्शाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 जो दोस्तों हमारा वो समानता का अधिकार दिखाता है, समानता का अधिकार वो अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि की समानता। आर्टिकल 14 जो है हमारा वो विधि की समानता को दर्शाता है। विधि की समानता क्या कहता है कि कानून के सामने सबको समान माना जाएगा। कानून के सामने सभी को नागरिक को समान माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा मूलभूत अधिकार है। इसमें भारत के राष्ट्रपति और राज्य के गवर्नर आर्टिकल 361 का विशेष प्रावधान है। मतलब ऐसा कहा गया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आर्टिकल 14 में क्या कहता है? विधि की समानता, मतलब कानून के समक्ष सब लोग समान है, सारे नागरिक। लेकिन राष्ट्रपति और राज्य के गवर्नर, इनको आर्टिकल 361 का प्रावधान है, मतलब इनको कुछ विशेष पावर दिया जाएगा। इनको भारत का नागरिक तो माना जाएगा राष्ट्रपति और राज्य के गवर्नर को, लेकिन इनको थोड़ी अलग सा प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 14 में दर्शाया गया है।
आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी को, कोई लड़का है, कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है, जाति निचली कास्ट का या ऊंचे कास्ट का है, मूलवंश लिंग लड़का है या लड़की है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान माना जाएगा। ये आर्टिकल 15 में दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 16 जो है हमारा, अनुच्छेद 16, वो कहता है लोक नियोजन के अवसर, यानी कि रोजगार में समानता। ठीक है, सबको समान पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 16(4) कहता है, 16(4) कहता है पदों पर SC या ST के आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अनुच्छेद 15 जो है हमारा, वो धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर, रोजगार पर सबको समानता उपलब्ध कराना। ठीक है, आर्टिकल 16(4) कहता है पदों पर SC और ST के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 17, बोर्ड छोटा है दोस्तों तो चला लेना। ठीक है, 2-2 आर्टिकल या एक आर्टिकल समझा के कट हो रहा है वीडियो तो संभाल लेना। ठीक है, बोर्ड छोटा है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, इसको अछूत, अस्पृश्यता या अछूत परंपरा का अंत। ठीक है, हमारे देश में क्या होता था कि जो निचली कास्ट वाले होते थे उनको कोई छूता नहीं था, उनके हाथ का पानी नहीं पीता था, तो वैसी परंपरा का अंत अगर के अभी भी कोई पालन करता है तो वो कानून में, तो वो गैर कानूनी माना जाएगा और उसको दंड मिलेगा, आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है, आर्टिकल जो 18 है हमारा, वो कहता है उपाधियों का अंत, ये उपाधियों का अंत बताता है दोस्तों, और ये अछूत परंपरा का अंत बताता है। यहाँ पे उपाधियों का अंत का मतलब है जैसे कि कोई अपने नाम के आगे, जैसे कि CA होता है तो CA लगाता है अपने नाम के आगे। ठीक है, इंजीनियर होता है तो इंजीनियर लिखता है अपने नाम के आगे, तो ये गैर कानूनी होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट दिया गया है, जैसे रक्षा क्षेत्र से कोई हुआ या डॉक्टर हुआ वो लोग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन डॉक्टर में भी डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं, जो डॉक्टरेट होते हैं PhD वाले वो ऐसा डॉक्टरेट लिख सकते हैं। ठीक है, और रक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से लोग हुए, जैसे कर्नल हुए, बड़े बड़े कर्नल, मेजर, ये लोग अपने नाम के आगे ऐसा लिख सकते हैं। तो ये छूट खाली रक्षा वालों को और डॉक्टर जिन्होंने डॉक्टरेट किया है PhD से, उनको छूट है, बाकी लोगों को दंड दिया जाएगा, आर्टिकल 18 के तहत। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो दोस्तों हमारा, वो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि इस आर्टिकल का एक
19 एक है, वो कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, ठीक है, और झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत बोलने की, मीडिया की और झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, ठीक है। 19(2) जो है वो कहता है कि शांतिपूर्वक और निशस्त्र, यानी कि बिना कोई हथियार लिए हाथ में, जैसे कि बंदूक, चाकू, ऐसा नहीं लेने का, निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो हमारे किसान भाई होते हैं वो धरने पे बैठते हैं, वो धरने पे तो बैठ सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक और निशस्त्र होकर, तो ये आएगा 19(2) में। जो किसान आंदोलन हुआ था वो 19(2) के तहत ही हुआ था, ठीक है। अब 19(3) जो है हमारा, वो कहता है कि संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, जैसे कि हमारे नेता लोग रैली करते हैं, वो एक समूह बनाते हैं और रैली करते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता है कि तुम पूरे भारत में कोई भी समूह बना सकते हो अपना, लेकिन शांतिपूर्वक और निशस्त्र, ठीक है। ये 19(3) में दर्शाया गया है। 19(4) जो है हमारा, वो कहता है कि भारत में घूमने की स्वतंत्रता, मतलब तुम पूरे भारत में कहीं पे भी आ सकते हो, अगर के कोई तुमको रोकता है तो वो दंडित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तुम पूरे भारत में कहीं भी आया जा सकते हो। 19(5) है जो हमारा, वो कहता है कि कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, जैसे कुछ लोग होते हैं यूपी बिहार के होते हैं, तो वो गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य स्टेट जैसे दिल्ली में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो उनको पूरा अधिकार है वहाँ पे रहने का। अगर कोई भगाता है तो वो गैर कानूनी है, वो पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। वो 19(5) में आएगा, MCQ में पूछा जाता है, नोट कर लेना। आर्टिकल 20, आर्टिकल जो 20 है हमारा, वो अपराध में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण के विषय में, ठीक है, संरक्षण के विषय में। यानी जो अपराध किया है, जिसको अपराधी माना गया हमारे कानून में, किसी ने अपराध किया है तो वो अपना केस लड़ सकता है, अपना वकील बना सकता है। अगर कि उसको न्याय नहीं मिला तो वो उच्च न्यायालय में जाके, उससे ऊंचे न्यायालय में जाके अपनी सिफारिश कर सकता है, उसको ये अधिकार है, अगर कि वो अपराधी है फिर भी, ठीक है दोस्तों। तो ये आता है हमारे आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण देह की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता और एकांतता की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी इंसान है, उसके शरीर से अगर कोई उसको कुछ करता है तो वो दंडित किया जाएगा आर्टिकल 21 के तहत। उसको प्राण देह की स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कर सकता है अपने शरीर के साथ। जीवन जीने की स्वतंत्रता, वो कानून के अंदर में रह के वो अपनी जीवन किसी भी तरह से जी सकता है। एकांतता की स्वतंत्रता, वो अकेला जीवन अपना व्यतीत कर सकता है, उसके लिए उसको आज़ादी दी गई है आर्टिकल 21 में, ठीक है दोस्तों। इसी में एक जोड़ा गया है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है?
वो क्या है दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, 88वां संशोधन हुआ था जो कि 2002 में किया गया था। ठीक है, 88वां संशोधन, ये एमसीक्यू में आता है। 88वां संशोधन कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था। इसके तहत क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना उनके माँ बाप का अधिकार है। ठीक है, वो इस प्रावधान में आता है आर्टिकल 21 में। ठीक है दोस्तों, ये आईएमपी है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A, याद रखना। अनुच्छेद 22 जो है हमारा, वो कहता है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी में कुछ छूट दी गई है दोस्तों, वो हमारे अनुच्छेद 22 में दर्शाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो 23 है और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आया है, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 जो है हमारा, वो मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि जो मानव तस्करी यानी किडनैप करके ले जाते हैं, बलात्श्रम यानी जो बंधुआ मजदूर होते हैं दोस्तों हमारे, उनसे ये काम करवाना गैर कानूनी माना गया है। ठीक है, उन पर प्रतिबंध, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा आर्टिकल 23 के तहत। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 24 जो है हमारा, वो कहता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध। ठीक है, अगर ये कोई बाल श्रम करवाता है तो उस पर प्रतिबंध है, उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 24 में आता है। ये बहुत आईएमपी है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लेना। बाल श्रम पर प्रतिबंधित ये किस आर्टिकल में दर्शाया गया, तो आर्टिकल 24 में। ठीक है, आर्टिकल 25 से जो 28 है दोस्तों, वो कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है 25 से 28 में। ठीक है, तो चलिए 25 क्या कह रहा है हमारा आर्टिकल जो 25 है हमारा, वो कह रहा है कि भारत के किसी भी धर्म एवं उसके रिवाजों को मानने का अधिकार। मतलब जो हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, उसमें कोई भी धर्म के लोग आके अपने रिवाजों को अपना सकते हैं या मान सकते हैं। ठीक है, उन पर कोई अगर प्रतिबंध लगाता है कि तुम ये धर्म नहीं अपना सकते या जबरदस्ती करता है तो उसे दंडित किया जाएगा आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या कह रहा है, आर्टिकल 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्यक्रम सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि दोस्तों जैसे कि हमारे मंदिरों में रामायण महाभारत के जो कार्यक्रम होते हैं, उसका अधिकार, यानी कि उनको पूरा छूट है कि वो अपने धर्म का सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका कार्यक्रम कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है कि भारत में धार्मिक आय को कर में फ्री, यानी कि जो हमारे मंदिर मस्जिद होते हैं दोस्तों, मंदिर मस्जिद में अगर कोई चंदा इकट्ठा होता है तो उस पर कोई टैक्स या कर नहीं लगेगा, कर
नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, वो आर्टिकल 27 में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 28 क्या कह रहा है दोस्तों? आर्टिकल 28 जो है हमारा, वो भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर, शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। अगर कोई नहीं देंगे, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे स्कूल में हुआ, स्कूल में कोई भी धर्म का शिक्षा नहीं देगा। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है दोस्तों हमारा, वो कहता है कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो देता है हमारा, वो 29 से 30 में आता है। ठीक है, जो आर्टिकल 29 है हमारा, वो कहता है कि संस्कृति प्राप्त करने का अधिकार। यहाँ पे संस्कृति का मतलब है कल्चर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आर्टिकल जो 30 है हमारा, वो कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। यानी कि हम पूरे भारत में कहीं भी स्कूल या शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं, ये लीगल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरे भारत में। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 30 में। ठीक है, आर्टिकल 31 जो है हमारा, वो कहता है जो आर्टिकल 31 है जो दोस्तों हमारा, वो नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 31 को नष्ट कर दिया गया है, इसको जोड़ दिया गया है 19(1) अनुच्छेद में। ठीक है, आर्टिकल 31 को नष्ट करके 19(1) में जोड़ दिया गया। और 19(1) क्या था? 19(1) था बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता। उसमें जोड़ दिया गया है आर्टिकल 31 को नष्ट करके। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 32 से 35 जो है हमारा दोस्तों, वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल जो 32 है, वो कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत यदि हमारा कोई मौलिक अधिकार हमसे छीन रहा है, यह हमें उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार देता है। यानी कि कोई हमारा मौलिक अधिकार छीन रहा है तो हम डायरेक्ट उसको उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 32 में कहा गया है। आर्टिकल, और इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो भी आपको बताते चलूं। तो इसमें जो है हमारा पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? किसी को भी अगर बंदी बना दिया जाता है तो वो कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो वो हमारा अधिकार कोई छीनता है, हमें कोई बंदी बनाता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा है हमारा परमादेश। तीसरा है उत्प्रेक्षक। चौथा है निषेध और पांचवा है अधिकार
प्रक्षा। ठीक है, अगर के ये 5 मौलिक अधिकार हमारे कोई छीनता है तो हम डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 33 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कानून बनाकर उनकी सेवाओं का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने तथा अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बल के सदस्यों के मूल अधिकारों के अनुप्रयोग, यानी कि आर्टिकल 33 क्या कहता है दोस्तों कि संसद जो हमारा संसद है वो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कानून बना सकती है। अगर कोई भारतीय सशस्त्र के जो हमारे पुलिस हुए या बड़े बड़े अधिकारी हुए वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारा संसद अनुच्छेद 33 के तहत कानून बना सकती है। जैसे कोई पुलिस या सेना का अधिकारी हुआ, बड़ा अधिकारी हुआ, पुलिस या सेना कोई बड़ा अधिकारी हुआ, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो हमारी संसद उस पर कानून बना के उनके इस पावर को या इस अनुप्रयोग को रोक सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल 33 में बताया गया है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 कहता है कि यह 1948 के संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं था। इसको 14 और 16 नवंबर 1949 में अपनाया। ठीक है, अपनाया गया था। इसका संबंध मार्शल लॉ से है। ठीक है दोस्तों, मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ से हमारा आर्टिकल 34 का संबंध है। और आर्टिकल 34 क्या कहता है कि मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ ये है कि अगर कि एक देश की सेना दूसरे देश की सेना पर आक्रमण करती है और उस पर अपना अधिकार जमा लेती है तो वहाँ की सरकार उस पर मार्शल लॉ लगा देती ताकि वहाँ की नागरिक उसका विरोध ना करे, तो उसे मार्शल लॉ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में करना, मैं आपको इसके ऊपर मार्शल लॉ पे कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो आर्टिकल 34 में आता है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है यह अनुच्छेद विभिन्न प्रकार के अधिकार को प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के
अधिकार को प्रदान करने की बात कहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 35A जो है वो कहता है कि इसके द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे। 35A के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष यानी कुछ उच्च किस्म की विशेष प्रकार की अधिकार प्राप्त या दिया जाएगा। ठीक है। और ये 2019 30 अक्टूबर 2019 में इसको नष्ट कर दिया गया था, जो कि धारा 370 के साथ 35A आपने भी खूब सुना होगा। धारा 370 और 35A को नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में विशेष प्रकार के अधिकार दिया जाता है। अगर ये आपको धारा 370 को कंप्लीट देखना है तो उसका लिंक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना कंप्लीट वीडियो। ठीक है, धारा 370 के बारे में। और धारा 35A जम्मू कश्मीर भी विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों।